हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। नए राजा और उनके साम्राज्य। मेनी न्यू डायनेस्टी इमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी। 7वीं शताब्दी के बाद बहुत से नए साम्राज्यों का उदय हुआ था। मैप 1 shows द मेजर रूलिंग डायनेस्टी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरीज। मानचित्र 1 में 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच जिन जिन राज्यों का उदय हुआ था उनका चित्र दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चोलास, चेरास एंड पांड्यास जो दक्षिण भारत में इनका उदय हुआ है, राष्ट्रकूट का उदय हुआ है, परमार, चाहमनास एंड गुर्जर प्रतिहार, चंदेल्स इत्यादि बहुत से साम्राज्यों का इस समय अंतराल में उदय हुआ था। द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए राजवंशों का उदय। By the 7th century, there were big landlord or warrior chief in different region of the subcontinent. 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार आदि अस्तित्व में आ चुके थे। एग्जिस्टिंग किंग ऑफ्टन एक्नॉलेज देम देयर सबऑर्डिनेट और सामंतास, और जो राजा होते थे वह उन्हें अपना सामंत मानते थे। दे वेर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, बी प्रेजेंटेड एज देयर कोर्ट एंड प्रोवाइड देम विथ मिलिट्री सपोर्ट। उनसे यह आशा किया जाता था कि वे राजा के लिए उपहार लाएं और दरबार में हाजिरी लगाएं और राजाओं को सैन्य सहायता प्रदान करें। As Samantas gained power and wealth, they declared themselves to be महासामंत, महादलेश्वर्स एंड सो ऑन। जैसे जैसे सामंत जो थे अधिक सत्ता और ये संपदा हासिल करने लगे, वे अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। समटाइम्स दे अरेस्टेड देयर इंडिपेंडेंट फॉर देयर ओवरलोड्स, और कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा किया करते थे। वन सच इंस्टेंस वाज दैट ऑफ द राष्ट्रकूट इन द डेक्कन। इसी तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। इनिशियली देयर वेयर सब ऑर्डिनेट टू चालुक्यास और कर्नाटक। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। इन द मिड 8th सेंचुरी दंती दुर्ग, a Rashtrakoot chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called हिरण्यगर्भ। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। When this ritual was performed with the help of Brahmins, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if was not one of by birth। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जा रहा था तो यह माना जाता था कि इससे याजक यानी कि जजमान क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रिय तत्व की प्राप्ति कर लेगा। इन अदर केसेस men from enterprising families used their military skill to crave out kingdoms। और कुछ अन्य उदाहरणों में हम देखते हैं कि जो उद्यमी परिवार के पुरुष होते थे उन्होंने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशलों का इस्तेमाल किया। फॉर इंस्टेंस द कदम्ब मयूर शर्मन एंड द गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र वेयर ब्राह्मण्स हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड टुक टू आर्म्स, सक्सेसफुली एस्टैब्लिशिंग किंगडम इन कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शास्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित कर लिए। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, राज्य में प्रशासन। मेनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा अधिराज, ओवरलोडेड ऑफ किंग्स, त्रिभुवन चक्रवर्तीन एंड सो ऑन। इन नए राजाओं में से कई ने महाराजा धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्तीन और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण कर ली। However, in the spite of such claims, they often shared power with their Samantas as well as with association of peasants, traders and Brahmins। जबकि इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी भी किया करते थे। In each of these states, resources were obtained from the procedure, that is peasant, cattle keeper, artisan, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced। और ये संसाधन जो थे इन सभी राज्यों के जो उत्पादक किसान होते थे, पशुपालक होते थे, कारीगर होते थे, इनके द्वारा इकट्ठा किए जाते थे।
Sometimes these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. कभी कभी एक इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा किया करता था और राजस्व जो था व्यापारियों से भी लिया जाता था. These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. और ये जो संसाधन थे इनका प्रयोग राजा की व्यवस्था वित्तीय आधार बनाने तथा मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में किया जाता था. They were also used to fight wars. These were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trader routes. संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थीं. The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families. राजस्व वसूली के लिए जो पदाधिकारी की नियुक्ति होती थी वह सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी. एंड पोजीशन वेयर ऑफ्टन हेरिडेटरी, और जो पोजीशन होता था वह वंशानुगत होता था. दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल. इन मेनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशन. सेना में भी ऐसा ही होता था और कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे. प्रशस्तिज एंड लैंड ग्रांट्स, प्रशस्तियां और भूमि अनुदान. प्रशस्तिज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू. प्रशस्तियां जो हैं ऐसी उसमें ब्यौरे होते थे जो हमेशा सत्य नहीं होते थे. बट दे टेल अस हाउ रूलर वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ एज वॉलंटियर विक्टोरियस वॉरियर फॉर एग्जाम्पल. लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक जो राजा होता था वह खुद को कैसा दर्शाना चाहता था. मिसाल के लिए वह खुद को सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में दर्शाना चाहता था. These were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration. और ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे. Kings often rewarded Brahmins by grant of land. These were recorded on copper plates which were given to those who received the land. राजा जो थे अक्सर अनुदान से पुरस्कृत करते थे. ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे. Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है. It was composed by an author named कल्हान. यह एक कल्हान रचनाकार कवि के द्वारा लिखा गया है. He used a variety of sources including inscriptions, documents, eyewitness accounts and earlier historians to write his accounts. उसने अपने वृतांत लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है. Unlike the writers of प्रशस्तिज, he was often critical about rulers and their policies. प्रशस्ति जो लिखते थे उनके लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों को और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है. इसलिए 12वीं शताब्दी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था. वॉरफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए युद्ध. यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वाज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन. आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से जो प्रत्येक शासक है राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष होता था. एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, और उसी समय वह दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे. वन पार्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज इन गंगा वैली. एक विशेष रूप से जो वांछनीय क्षेत्र था वह था गंगा घाटी में कन्नौज नगर. फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू गुजरात, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाला डायनेस्टी फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज. गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के जो शासक थे वह सदियों तक कन्नौज के ऊपर अपने नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे थे. Because there were three parties in this long drawn conflict, historians often describe it as the tripartite struggle. और चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी जो चर्चा है त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है.
As well, we see ruler also try to demonstrate their power and resources by building large temple. और हम देखते हैं कि शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया है. So, when they attacked one another's kingdoms, they often choose to target temple, which were sometimes extremely rich. You will read more about this in chapter number 5. इसलिए जब भी वे एक दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे, क्योंकि कभी कभी बहुत ही अधिक संपन्न होते थे ये जो मंदिर होते थे. आप इसके बारे में अध्याय चैप्टर में और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे. वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज सुल्तान मुहम्मद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान. अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे के शासकों में से ही एक प्रसिद्ध है. He ruled from 997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia, Iran and the northwestern part of the subcontinent. उसने 997 से लेकर 1030 ईस्वी तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से तक किया. He raided the subcontinent almost every year. His targets were wealthy temples including that of सोमनाथ, गुजरात. वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था और उसका निशाना संपन्न मंदिर थे, जिसमें से कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था. Much of the wealth Muhammad carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. महमूद ने जो धन ले गया उठाकर यहाँ से उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया. Sultan Mahmud was also interested in finding out more about of the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent. सुल्तान महमूद ने अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानता था और उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा. This Arabic work, known as the Kitab-ul-Hind, remains an important source for historians. He consulted Sanskrit scholar to prepare this account. अरबी में लिखी गई उसकी जो कृति है किताब-उल-हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है. अल-बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया. Other kings who engaged in warfare included the Chahamanas, later known as Chauhans, who ruled over the region around Delhi and Ajmer. युद्ध करने वाले जो दूसरे राजा थे उनमें चाहमनास भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए. वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे. They attempted to expand their control to the west and the east, where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Garhwals of western उत्तर प्रदेश. उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी. The best known Chahamanas ruler was Prithviraj III, who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191 but lost to him very next year in 1192. चहमनाजों का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वह था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 ईस्वी में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया. अ क्लोजर लुक द चोलास. हम चोलास के बारे में अब पढ़ेंगे. फ्रॉम उरायूर टू तंजावुर. उरायूर से लेकर तंजावुर तक. हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर. चोल वंश सत्ता में कैसे आई. द माइनर चिफली फैमिली नोन एज द मुट्टिरियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा. कावेरी डेल्टा में मुट्टिरियार नाम से प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की एक सत्ता थी. दे वेयर सबऑर्डिनेट टू द पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम. वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे. Vijayalal, who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Urayur, captured the delta from the Muttiriar in the middle of the 9th century. उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के जो विजयलाल थे, उन्होंने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टिरियारों को हराकर इस डेल्टा पर अपना कब्जा कर लिया था. He built the town of Tanjavur and a temple for goddess निशुंभ सूदनी there. उसने वहां पे तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर भी बनवाया. द सक्सेसर ऑफ विजयलाया conquered neighboring
regions and the kingdoms grew in size and power. विजयलाल के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया. The Pandyan and the Pallava territory to the south and north were made part of this kingdom. दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए. राजराज वन कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर. राजराज प्रथम जो था उसको चोलास रूलर का जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा माना जाता था. बिकमिंग किंग इन 985 एंड एक्सपांडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज. उसने 985 ईस्वी में राजा बना वह और उसी ने इसमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण का विस्तार किया. Rajraja's son Rajendra Pratham continued his policies and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of Southeast Asia, developing a navy for this expedition. राजराज प्रथम का जो बेटा था राजेंद्र प्रथम उसने उसकी नीतियों को जारी रखा और गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर भी हमला किया और इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई. स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर. भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला. द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलपुरम बिल्ट बाय राजराजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स. राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए जो तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर थे वे स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं. Chola's temple often become a nucleus of settlements which grew around them. चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों का केंद्र बन गए थे. These were centers of craft productions. ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे. Temples were also endowed with land by rulers as well as by others. और ये जो मंदिर होते थे यह शासकों और अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे. The procedures of this land went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it. Prized garland maker, cooks, sweepers, musician, dancer, etc. इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे. पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि. In other words, temples were not only place of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well. दूसरे शब्दों में मंदिर से सिर्फ जो थी पूजा आराधना के स्थान नहीं रह गया था वह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र था. Amongst the craft associated with temple, the making of bronze image was the most distinctive. मंदिर के साथ जो जुड़े हुए शिल्प में सबसे विशेष था वह था कांस्य की प्रतिमा. Chola's bronze images are considered amongst the finest in the world. चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की जो सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी. While most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well. जबकि अधिकतर प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थी लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी. Agriculture and irrigation. Many of the achievements of the Cholas were made possible through new developments in agriculture. चोलों की जो कई सारी उपलब्धियां थी वो कृषि में हुए विकासों के माध्यम से ही संभव हो पाई थी. Look at map 2 again. मैप 2 को दोबारा देखें. Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. वहाँ पे आप देखेंगे कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है. These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. और ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हुई किनारों पर उपजाऊ मिट्टी को जमा कर देती हैं. Water from the channels also provide the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है और शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी वहां पे मुहैया कराता है. Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century
that this area was opened up for large scale cultivation. हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई. Forest had to be cleared in some regions. Land had to be leveled in other areas. कई इलाकों में जंगलों को साफ किया गया और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल भी किया गया. In the delta region, embankment had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the fields. In many areas, 2 crops were grown in a year. डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने लगे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया. कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी. इन मेनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली. बहुत सारे ऐसे भी केस थे जहाँ पे फसलों को आर्टिफिशियली रूप से पानी देना पड़ता था. A variety of methods were used for irrigation. सिंचाई के लिए बहुत सारी पद्धतियाँ अपनाई जाती थी. In some areas wells were dug. कुछ क्षेत्रों में कुएं भी खोदे गए. In other places huge tanks were constructed to collect rainwater. और दूसरे क्षेत्रों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर भी बनाए गए. Remember that irrigation works require planning, organizing, labor and resources, maintaining these works and deciding on how water is to be shared. स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधन को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए. Most of the new rulers as well as people living in villages took an active interest in these activities. ज़्यादातर नए शासकों और साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से अपनी दिलचस्पी दिखाई. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर. साम्राज्य का प्रशासन. हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड. उस समय का जो प्रशासन था उसको कैसे संगठित किया जाता था. सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज योर बिकम प्रोस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर. किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी सिंचित खेतों के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी. ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फ्रॉम लार्जर यूनिट कॉल्ड नड्डू. इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था. द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस. ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य को किया करते थे. Rich peasants of the Vellal caste exercised considerable control over the affair of Nadu under the supervision of Central Chola's government. वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था. The Cholas king gave some rich land owners title like. और जो चोल के राजा थे उनने धनी भूस्वामियों को बहुत से सम्मान पूर्वक से टाइटल दिया, जैसे कि मुविदवेलन. मुविदवेलन का मतलब होता है 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या फिर किसान, और अरैयार जिसे प्रधान भी कहा जाता था. ऐसा ऐसा उन्होंने उपनाम राजाओं को दिए. एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड इंट्रस्टेड देम विथ इम्पोर्टेंट ऑफिसेस ऑफ द स्टेट एट द सेंटर. और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे. We have seen that Brahmins often received land grant or Brahmadeya. As a result, a large number of Brahman settlement emerged in the Kaveri Valley as in other parts of South India. हम लोगों ने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई. Each Brahman day was looked after by an assembly और सभा of prominent Brahman landholders. प्रत्येक ब्राह्मणदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी. These assemblies worked very efficiently. और ये जो सभाएं होती थी बहुत ही कुशलतापूर्वक अपने काम को करती थी. Their decisions were recorded in detail in inscription often on the stone wall of temples. इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे. Association of traders known as Nagaram
also occasionally performed administrative function in towns. इनके निर्णय पत्रों पर लिखे जाते थे और नगरम नाम के जो ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। यानी कि व्यापारियों का एक संघ था जिसे नगरम के नाम से जाना जाता था, वह अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। Inscriptions from Uttar Merur in Chingalput district, Tamil Nadu provide details of the way in which the Sabha was organized. तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा होता था। The Sabha had separate committees to look after irrigation works, gardens, temples, etc. सिंचाई के काम के लिए, बाग बगीचों और मंदिर इत्यादि के देख रेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। Names of those eligible to be member of these committees were written on a small ticket of palm leaf. These tickets were put into an earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनका नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखा जाता था और मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता था और किसी एक छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं हम चैप्टर नंबर 3 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।